और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, लेकिन उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको इस चैप्टर में, यानी कि जो स्क्रू गेज वाला हमको चैप्टर है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि जो हमारा स्क्रू गेज है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे रीडिंग लेना, यानी कि रीडिंग जो है स्क्रू गेज से रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे जीरो एरर, ठीक है, यानी कि जब हमारा स्क्रू गेज बहुत दिनों तक काम करता रहता है तो उसके जो पार्ट होते हैं घिस जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एरर्स आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि सही रीडिंग स्क्रू गेज हमारा नहीं लेता है। तो उस एरर को हम कैसे निकालेंगे और उस एरर के होते हुए भी हम स्क्रू गेज से सही रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या हैं जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको मैं आपको नोट्स के माध्यम से 12-15 नोट्स के माध्यम से आपको लिखाऊंगा। तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आराम से टाइम आपके पास है तो थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। देखिए अब इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रैचेट स्टॉप, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैचेट स्टॉप। अब रैचेट स्टॉप का काम ये होता है कि जब हम इसको पकड़ के क्या करते हैं, स्पिंडल को घुमाते हैं, तो रीडिंग लेने के लिए जो सही दाब है वो उत्पन्न करने का काम कौन करता है, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से स्पिंडल को घुमाते हैं तो इसके बीच में हम कोई ना कोई वस्तु पकड़ेंगे। तो जब एक लिमिट तक हम क्या करेंगे, स्पिंडल को कसेंगे ना। अगर हम स्पिंडल को बहुत ज़्यादा कस देंगे तो मान लीजिए हमारा कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो क्या वो सही रीडिंग हमको मिलेगी, नहीं। तो एक सही प्रेशर अप्लाइड करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैचेट स्टॉप का उपयोग करते हैं। जब एक लिमिट तक सही प्रेशर अप्लाइड हो जाता है तो जो हमारा रैचेट स्टॉप है इससे क्या होती है, इससे चिट की आवाज़ आती है। जब इससे चिट की आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए कि भैया अब हमको स्पिंडल को क्या करना है, अब हमको स्पिंडल को और नहीं घुमाना है, यानी कि बस इतना ही दाब हमको लगाना है। तो सही प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए सही प्रेशर जो अप्लाई करने का काम किया जाता है वो किसकी सहायता से, वो रैचेट स्टॉप की सहायता से किया जाता है। अब जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थिम्बल। और थिम्बल पर हमारे क्या बने होते हैं, थिम्बल पर हमारे गोलीय पैमाने यानी कि सर्कुलर स्केल जो है हमारा वो किस पर बना होता है, थिम्बल पर। तो प्रश्न पूछता है कि थिम्बल पर सर्कुलर स्केल किस पर बना होता है, तो सर्कुलर स्केल बना होता है हमारा थिम्बल पर। अब देखिए तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं स्लीव या बैरल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसे हम दो नामों से जानते हैं, ये पार्ट को, ये जो थिम्बल के आगे ये जो इतना पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो नामों से जानते हैं, स्लीव या बैरल। और इस पर क्या होते हैं, मुख्य पैमाना, यानी कि जो मेन स्केल होता है वो किस पे होता है, स्लीव या बैरल पर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य पैमाना किस पर अंकित होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा स्लीव, थिम्बल, रैचेट या स्पिंडल। तो बहुत लोग क्या करते हैं वहाँ पे स्पिंडल मार देते हैं, ठीक है। तो मुख्य पैमाना किस पर अंकित होता है, मुख्य पैमाना स्लीव या बैरल पर अंकित होता है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, स्लीव या बैरल पर किस में खाने बने होते हैं, mm में खाने बने होते हैं, mm में खाने बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वाइज में सभी जो पॉइंट हैं सभी क्वेश्चन हैं, इसी क्वेश्चन वाइज ही हमारा क्लास चलता है कि जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछेगा कि स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर में mm में खाने यानी कि मिलीमीटर में खाने किस पर बने होते हैं। पहला ऑप्शन देगा थिम्बल, दूसरा ऑप्शन देगा स्लीव या बैरल, तीसरा ऑप्शन देगा रैचेट या स्टॉप और चौथा ऑप्शन देगा स्पिंडल। तो वहाँ भी बहुत लोग क्या करेंगे, स्पिंडल मार देंगे कि स्पिंडल में mm में खाने अंकित होते हैं। नहीं, आपको क्या बताना है, स्लीव या बैरल पर हमारे क्या होते हैं, mm में खाने अंकित होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है।
ये हमारा क्या है, ये है हमारा लॉक नट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर वर्नियर में देखा था कि जब हम रीडिंग लेने के बाद इसको लॉक कर देते हैं, ताकि अगर कई हाथों में कई लोग रीडिंग देख रहे हैं तो ये जो रीडिंग है ये हिले ना, यानी कि जो मेजरमेंट है वहाँ से हमारा हिले नहीं। तो रीडिंग लेने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इस लॉक नट की सहायता से इस स्पिंडल को लॉक कर देते हैं, तो हमारी रीडिंग वहाँ पे लॉक हो जाती है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्पिंडल, ठीक है, जो कि हमारा आगे पीछे करता है। और ये है हमारा एनविल, ठीक है। एनविल जो भी जॉब का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। और एनविल और स्पिंडल के बीच में ही हमारी क्या होती है, एनविल और स्पिंडल के बीच में ही हमारी जो जॉब है हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारी होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई जॉब, ठीक है। अब देखिए, अब जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा ये लाइन, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है जो हमारी किस पे बनी है, एक सीधी रेखा बनी होती है किस पर, बैरल पर। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन या इसी को बोलते हैं आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा क्या है, आधार रेखा आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि स्लीव या बैरल पर क्या बनी होती है, एक सीधी रेखा बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेटम लाइन या आधार रेखा। और लास्ट में बात करें तो सबसे यहाँ पे क्या बना होता है, यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे लिखा होता है जो माइक्रोमीटर होता है हमारा, उसका साइज लिखा होता है। जैसे जो माइक्रोमीटर का साइज होता है, साइज भी आप लिखिए, कई रेंज में उपलब्ध होते हैं। जैसे 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm और 75 से 100 mm के साइजों में उपलब्ध होते हैं। यानी कि 0 से 25 mm का मतलब क्या, कि मैक्सिमम माप ये कितनी ले सकता है, 25 mm तक ले सकता है, यानी कि छोटा होता है। जबकि ये 25 से 50 mm यानी कि 25 से 50 mm की माप ये क्या कर सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। तो जो साइज होते हैं इस तरह के कई साइजों में हमारे जो स्क्रू गेज हैं ये हमारे उपलब्ध होते हैं। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हम स्क्रू गेज यानी कि जो हमारा माइक्रोमीटर है उस पर हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लिखिए माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया पाठ्यांक, माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया पाठ्यांक, माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया पाठ्यांक क्या हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल हमारा किस पे बना होता है, यानी कि गोलीय स्केल हमारा किस पे बना होता है, थिम्बल पर। और ये जो हमारा स्लीव या बैरल है इस पर क्या बना होता है, इस पर हमारा मुख्य पैमाना बना होता है। और जब हम रैचेट स्टॉप की सहायता से थिम्बल को घुमाते हैं तो स्पिंडल हमारा क्या होता है, आगे पीछे होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई जॉब पकड़ लिया, तो अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, मुख्य पैमाने का मान, ठीक है। हम माइक्रोमीटर द्वारा अगर पाठ्यांक निकालना है तो हमको क्या चाहिए, मुख्य पैमाने का मान, ठीक है, मुख्य पैमाने का मान प्लस। अब देखिए मुख्य पैमाने का मान हम लोग कैसे लेंगे। देखिए ये हमारा थिम्बल है, जो मुख्य पैमाना रहेगा ये क्या रहेगा, इससे ढका रहेगा। तो इसके पहले जो हमको मेन स्केल की रीडिंग दिखेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी मुख्य पैमाने का मान। अब देखिए आप सिंपल समझिए कि जैसे हम रैचेट स्टॉप की सहायता से स्पिंडल को घुमाते हैं तो क्या स्पिंडल आगे पीछे करता है, तो आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाएगा तो हमको क्या मिलेगी, रीडिंग कम मिलेगी, और पीछे जाएगा तो हमको रीडिंग क्या होती जाएगी, ज़्यादा मिलती जाएगी। तो जो बस आपको याद रखना है, अगर आपको यहाँ पे स्क्रू गेज मिल जाए तो यहाँ पे जो थिम्बल है इसके पहले जो भी मान हमको दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मुख्य स्केल का मान हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य स्केल का मान हम लोग ऐसे लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लेंगे गोलीय खाने, आधार रेखा से
आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना गुणे क्या हो जाएगा, अल्पतमांक। अल्पतमांक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी मैं एक बार अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। मुख्य पैमाने का मान प्लस आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना गुणते अल्पतमांक। तो अब देखिए ये थिम्बल है, थिम्बल पर हमारे कितने डिवीजन हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यानी कि गोलीय जो हमारा पैमाना है उसमें कितने खाने हो सकते हैं, तो 50 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। तो जिस नंबर का खाना, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 12, 15, जिस नंबर का खाना इस जो हमारी डेटम लाइन है, जो आधार रेखा है, इसके एकदम सीध में रहेगा, वही वाला खाना हम लोग क्या करेंगे, वही वाला खाना हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो जो भी खाना हो, ठीक है। यानी कि 5, 10, 15, 20, 22, 24 जिस नंबर का खाना, यानी कि इस थिम्बल पर क्या बने होंगे, सर्कुलर खाने बने होंगे, यानी कि गोलीय खाने बने होंगे। तो इस जो खाना इस हमारी आधार रेखा के लाइन के एकदम सीध में होगा, उस खाने को हम नोट कर लेंगे यहाँ पे और गुणते अल्पतमांक कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। तो अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है अल्पतमांक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अल्पतमांक कैसे निकालते हैं हम लोग। अल्पतमांक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी मापन यंत्र द्वारा कम से कम लिया गया मान जो शुद्धता से वो ले सकता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है अल्पतमांक। जैसे आप बात करें स्केल की, ठीक है, यानी स्टील रूल जो वर्कशॉप में आप लोग प्रयोग करते हैं, उसकी अल्पतमांक क्या होती है, 0.5 mm। क्यों, क्योंकि उतने कम से कम मान ही वो क्या ले सकता है, शुद्धता के साथ मापन कर सकता है। तो इसी तरह अभी इसका जो स्क्रू गेज का अल्पतमांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक हम लोग निकालते हैं पिच बटे गोलीय स्केल पर खानों की संख्या, ठीक है। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं अल्पतमांक और ये पिच और गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। तो अब देखिए पिच क्या होता है, तो अब अल्पतमांक सबसे पहले समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, पिच को समझना पड़ेगा। तो थिम्बल को, अब आप समझिए, थिम्बल को एक चक्कर पूरा घुमाने पर, यानी कि थिम्बल घूमता है ना भाई ऐसे, थिम्बल को एक चक्कर पूरा घुमाने पर ये स्पिंडल जितना या आगे या पीछे होता है, ठीक है, वो तो हमारी घुमाने की दिशा पे निर्भर करेगा ना, कि हम अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पीछे आएगा। तो एक चक्कर अगर हम थिम्बल को घुमाएं तो जितना हमारा ये स्पिंडल आगे या पीछे बढ़ता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी पिच कहलाती है। ये सभी चीज़ें अभी मैं नोट्स के माध्यम से आपको लास्ट में लिखाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थिम्बल को मान लीजिए हमने एक चक्कर घुमाया, तो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज में ये होता है कि 0.5 mm हमारा जो ये स्पिंडल है ये आगे या पीछे होता है। तो पिच हमारी क्या हो गई, पिच हो गई हमारी 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm। अब देखिए गोलीय स्केल पर खानों की संख्या कितनी होती है, तो गोलीय स्केल पर खानों की संख्या 50 ऐसा हो सकती है। तो हम क्या मान रहे हैं कि हम 50 वाला, यानी कि वो माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं जिस पर खानों की संख्या क्या है, 50। तो गोलीय स्केल पर खानों की संख्या हमने क्या रख ली, 50। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 0.01 mm। जो स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.01 mm। अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट है याद रखिए कि mm में होगा तो कितना होगा, 0.01 mm। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो मैं सभी चीज़ें mm में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने अल्पतमांक भी किस में लिया है, mm में लिया है। 0.01 mm क्या हो जाएगा, इसका अल्पतमांक हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस रीडिंग ले लीजिए। मान लीजिए मुख्य पैमाने का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, हम मान लेते हैं कितना आ रहा है हमारा 2.5 mm, ठीक है, प्लस मुख्य पैमाने का मान हमारा कितना आ रहा है, सॉरी जब mm में ले रहे हैं तो इसको ज़्यादा ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 10.5
5 mm हमारा क्या आ रहा है, मुख्य पैमाने का जो हमारा मान आ रहा है, मुख्य पैमाने की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.5 mm। और मुख्य पैमाने का मान हम लोग कैसे लेंगे, मैंने भी आपको बताया कि जो थिम्बल के पहले जो ठीक हमको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी वही हम लोग क्या लेंगे, वही हमारा मुख्य पैमाने का मान हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, यानी कि यहाँ पे जो गोलीय खाने 0 से 50 तक बने हुए हैं, कौन सा खाना इस जो आधार रेखा के क्या है, बिल्कुल सीध में है, वो वाला खाना हम लोग नोट कर लेंगे। तो हम कोई भी खाना मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट में वो स्क्रू गेज तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि हम 20वां खाना क्या कर रहा है, 20वां खाना इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणते अल्पतमांक कितना हो गया, अल्पतमांक हमने यहाँ पे निकाला 0.01, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10.50 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 10.70 mm, यानी कि जो स्क्रू गेज रीडिंग लेगा वो कितनी लेगा, वो 10.70 mm की लेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है किसी भी स्क्रू गेज द्वारा रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया, एक बार फिर से समझिए। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्क्रू गेज आया तो हमको क्या निकालना है, उसका अल्पतमांक निकालना है। अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी मापक यंत्र द्वारा कम से कम मापी गई वह माप जो वह शुद्धता के साथ ले सकता है, वही वह उसका क्या होता है, वही उसका अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिच बटे गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। अब पिच क्या होता है, तो थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाने पर जितना हमारा स्पिंडल आगे या पीछे जाता है वही हमारा क्या होता है, पिच। अब गोलीय स्केल पर खानों की संख्या आपको पता है 50 से 100 हो सकती है, तो हमने पिच ले लिया 0.5 mm, क्योंकि 0.5 ही होता है माइक्रोमीटर का। और गोलीय स्केल पर खानों की संख्या कितनी ले ली, 50, तो 0.5 बटे 50 हमारा अल्पतमांक कितना आ गया 0.01 mm। तो अब हमको मान निकालना है, तो मुख्य पैमाने का मान हम लोग ले लेंगे। मुख्य पैमाने का मान क्या लेंगे, जो हमको थिम्बल से जस्ट पहले, यानी कि यहाँ पे जो जस्ट पहले वैल्यू हमको दिख रही है वही मान हमने ले लिया है, ठीक है। आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, इस थिम्बल पर जो भी खाना मिलेगा 0 से 50 तक का, जो खाना इसके एकदम सीध में रहेगा वही खाना हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, गुणते अल्पतमांक, अल्पतमांक मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो जो वस्तु की हमारी साइज आई, यानी कि हम लोग मान ही के कर रहे हैं, तो जो हमारी वस्तु की साइज आई वो कितना आई 10.70 mm। तो रीडिंग क्या लेते हैं, रीडिंग हम लोग इस तरह से लेते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एरर की तरफ, यानी कि जो स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर में जो हमारी क्या होती एरर होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ पे जो फिटर थ्योरी का फुल कोर्स है वो शुरू हो चुका है और इसका कोई जो है चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने का मौका है, अभी टाइम है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये नहीं कि कोरोना है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा तो हम बैठे रहें, तो बैठने वाला काम करेंगे तो एग्ज़ाम होगा भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पढ़ाई में लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के दोस्तों कुछ मिलता नहीं है, तो आपको भी क्या करनी है, लगातार मेहनत करती रहनी है, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो भले ही 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर क्या है पढ़ाई आप लोग करते रहिए, पढ़ाई बंद मत करिए। और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो करियर अपडेट बाय इंजीनियर वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल क्विज भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपकी जो नॉन टेक्निकल की है वो भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं एरर के बारे में, कि जो वर्नियर में एरर तो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमारा वर्नियर का एरर था। तो जस्ट सेम वैसा ही एरर किस में होता है, वैसा ही एरर जस्ट सेम किस में होता है, स्क्रू गेज में भी होता है। तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर अटेंड किया होगा उनको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे वहाँ पे
दो कंडीशन थी, यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये दो कंडीशन आपके सामने क्या हो सकती है? हो सकती है। ये हमारी क्या है? ये मैंने बना दिया डेटम लाइन यानी कि आधार रेखा। और इसके बाद ये हमारा क्या है? थिम्बल है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा। इस पर क्या होंगे? इस पर 0 से लेकर 50 तक खाने बने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। दो कंडीशन आपके पास हो सकती है। कौन कौन सी? एक ये कंडीशन हो सकती है और एक ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ से 0 हटा दीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना है ये कि जो हमारी स्क्रू गेज है, जो माइक्रोमीटर है, उसमें कोई एरर है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे भैया कि हमारे स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर में कोई एरर है कि नहीं? तो देखिए, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है, ये जो मैं तीसरा फिगर बना रहा हूँ, अगर आपके पास जो कंडीशन है वो ऐसी है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो हमारा एनविल है और स्पिंडल है, बिना उसके बीच में किसी जॉब को पकड़े उसके जो दोनों सिरे हैं उसको आपस में एकदम मैच करा देना है। रैचेट स्टॉप की सहायता से आपको बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स नहीं लगाना है। यानी कि जो ये एनविल था हमारा और इधर हमारा स्पिंडल था, तो एनविल और स्पिंडल को दोनों को क्या करा देना है? दोनों को एकदम मैच करा देना है। और अगर मैच कराने पर जो हमारी ये डेटम लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था ना, डेटम लाइन यानी कि आधार रेखा, जो हमारी ये डेटम लाइन है और जो हमारा ये थिम्बल पर 0 है, ठीक है, 0 से 50 तक मैंने बताया था खाने होंगे, तो थिम्बल पर जो ये 0 है, ये क्या हो जाए? ये दोनों एकदम एक सीधी रेखा में आ जाए। यानी कि जो थिम्बल पे गोलीय खाने बने हुए हैं, जो उसका 0 है, वो क्या करे? वो जो हमारी डेटम लाइन है उससे एकदम से मैच कर जाए। तो इसका मतलब हमारी स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है। कैसी एरर नहीं है? कोई भी एरर नहीं है। यानी कि जो हमारा स्क्रू गेज है वो हमारा क्या है? एकदम परफेक्ट है, एकदम सही रीडिंग बताएगा। लेकिन जब बहुत दिनों तक क्या होता है, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर काम करते रहते हैं, तो उनके पार्ट में क्या होता है? वियर एंड टियर हो जाता है, घिस जाते हैं, टूट फूट जाते हैं थोड़े बहुत। तो उसमें क्या हो जाता है? एरर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 एरर। 0 एरर क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 के माध्यम से ही इस एरर को चेक किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको 0 एरर कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसी दो कंडीशन आ गई कि मतलब जो 0 है वो डेटम लाइन से मैच नहीं कर रहा है, या तो इसके नीचे है, या तो इसके पीछे है, या तो इसके आगे है, तब इसमें क्या होगी? तब इसमें कोई न कोई एरर होगी। और इसी एरर को हम लोग क्या करेंगे? इसी एरर को हम लोग देखेंगे कि कैसे इस एरर के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सही रीडिंग को निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, दो तरह की एरर होती है। पहली क्या होती है? पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर। तो जो चित्र ये पहला वाला जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? ये है हमारा पॉजिटिव 0 एरर। जबकि ये दूसरा जो फिगर है, ये है हमारा निगेटिव 0 एरर। देखिए, प्रश्न, बहुत से प्रश्न एरर से बनते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए। पहला प्रश्न ये बनता है कि अगर किसी भी स्क्रू गेज में पॉजिटिव 0 एरर है तो वो ज़्यादा रीडिंग बताएगा या कम रीडिंग बताएगा। और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी भी स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर में हमारी क्या है? पॉजिटिव 0 एरर है, तो वो हमेशा क्या बताएगा? ज़्यादा रीडिंग बताएगा। अब ज़्यादा रीडिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि वस्तु की साइज भी ज़्यादा बताएगा। ये भी आपको प्रश्न में दे सकता है कि अगर किसी स्क्रू गेज में क्या हो? पॉजिटिव 0 एरर हो, तो वो वस्तु की साइज ज़्यादा बताएगा, कम बताएगा? कोई नहीं।
तो अगर किसी स्क्रू गेज में पॉजिटिव जीरो एरर है तो वस्तु की साइज हमेशा क्या बताएगा, ज़्यादा बताएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि अगर किसी स्क्रू गेज में, ध्यान से सुनिए चीज़ें, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए मैं सभी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग टॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर लेथ वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन ये सभी क्या है, जो एरर वाले टॉपिक होते हैं, कन्फ्यूजिंग टॉपिक होते हैं। इसलिए ध्यान से एक बार आराम से पढ़ लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि जो पॉजिटिव जीरो एरर होती है उसमें जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता है वो कहाँ होता है। तो आपसे कहेगा डेटम लाइन से नीचे होता है, डेटम लाइन से आगे होता है, इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी आधार रेखा है, जिसे हम लोग डेटम लाइन भी बोलते हैं, आधार रेखा या डेटम लाइन। तो जब अगर पॉजिटिव जीरो एरर रहेगी तो एनविल जो हमारा है और जो हमारा स्पिंडल है, दोनों पार्टों को जो मैच करने पर जो हमारा जीरो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आधार रेखा से नीचे रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव जीरो एरर में सर्कुलर या गोलीय स्केल का जीरो आधार रेखा के पीछे या नीचे होता है, ठीक है। पीछे अगर दे तब पीछे भी सही है, और नीचे होता है नीचे भी सही है। और निगेटिव जीरो एरर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग बता रहा था, यहाँ पे क्या बताएगा, कम रीडिंग या वस्तु की माप क्या लेगा, कम लेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है, जस्ट इसमें लिख लीजिए निगेटिव जीरो एरर में, ठीक है। निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, जो गोलीय स्केल का जीरो होता है वो आधार रेखा से आगे या ऊपर होता है। जीरो एरर में गोलीय स्केल का जीरो आधार रेखा से, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए, आधार रेखा से ऊपर या आगे होता है, ठीक है, कुछ इस कंडीशन में। तो ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपसे हमेशा प्रश्न बनता है। तो ये पॉइंट्स क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव जो हमारी शून्य त्रुटि है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि ज्ञात करना। और इसके बाद अगर हमको क्या मिल गई, जो पॉजिटिव शून्य त्रुटि हमको मिल गई, तो हम उसके बाद उस जो हमारी स्क्रू गेज में एरर के रहते हुए भी हम लोग सही रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अगर हमको पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना, आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुणते अल्पतमांक, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा शून्यांक त्रुटि निकालने का फार्मूला हो गया। अब देखिए, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, जीरो तो पीछे हो गया, यानी कि जीरो आधार रेखा से नहीं मिल रहा है, तो इसके आगे 1 2 3 4 इस तरह के खाने होंगे। तो कोई ना कोई खाना क्या करेगा, इस आधार रेखा से तो भैया मिलेगा ही। जैसे हम लोग रीडिंग लेते समय पढ़ रहे थे पाठ्यांक को, उसी तरीके से यहाँ पे अगर जीरो नीचे आ गया तो कोई ना कोई खाना इसके आगे 0 1 2 3 4 कोई ना कोई खाना तो क्या होगा, इससे मिलेगा ही, जो हमारी आधार रेखा है। तो हमने क्या मान लिया
चौथा खाना हमारा क्या हो रहा है, आधार रेखा से मिल रहा है। गुणते क्या हो गया, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक हम लोगों ने कितना निकाला था, 0.01 mm। ठीक है, अल्पतमांक हम लोगों ने इतना निकाला था, तो बस 0.01 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो शून्यांक त्रुटि यानी कि जो पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.04 mm। अब हमको ये पता चल गया कि भैया जो हमारा स्क्रू गेज है उसमें त्रुटि कितनी की है, उसमें त्रुटि है हमारी 0.04 mm की, और यहाँ पे ये पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है तो हम इसके पहले क्या लगा देते हैं, हम इसके पहले प्लस का साइन लगा देते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सही रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए सही रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला लिखिए, यानी कि एक्चुअल साइज, यानी कि जो वस्तु की क्या है, सही माप है। अभी तक तो जो माप ले रहा था वो हमारा जो स्क्रू गेज है वो क्या ले रहा था, गलत ले रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें एरर थी। तो सही एक्चुअल साइज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड साइज, ऑब्जर्व्ड साइज यानी कि प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि यानी कि जीरो एरर, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिन्ह सहित। ठीक है, तो एक्चुअल साइज यानी कि जो वस्तु की सही माप निकालने का फार्मूला है वो क्या, वो है ऑब्जर्व्ड साइज यानी कि प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। अब ऑब्जर्व्ड साइज या प्रेक्षित माप क्या है, ऑब्जर्व साइड या प्रेक्षित माप ये है कि जो माप हम लोगों ने उस एरर वाले स्क्रू गेज से निकाली है, यानी कि हमने इसको अल्पतमांक तो ये जो त्रुटि है वो तो निकाल लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उससे वस्तु की माप लेंगे ना। तो जो वस्तु की माप हमने उससे निकाली है त्रुटि वाले स्क्रू गेज से, वही हम लोग क्या करेंगे, वही यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे माप हमारी कुछ भी आई 20.52 mm, कितनी आई, मान लीजिए जो हमारे त्रुटि वाला जो हमारा स्क्रू गेज है उससे हमारी माप कितनी आई है, उससे हमारी जो माप आई है वो है 20.52 mm। तो माइनस हम लोग क्या कर देंगे, शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि कितनी है, प्लस 0.04। ठीक है, तो अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 20.48 mm। ठीक है, यानी कि जो वस्तु की एक्चुअल साइज होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20.48 mm। और जो हमारा ये एरर वाला हमारा स्क्रू गेज था जिसमें एरर था वो साइज कितना बता रहा था, वो साइज बता रहा था 20.52 mm। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव जीरो एरर वाला एरर होगी तो हमेशा क्या बताएगा, जो वस्तु का साइज होगा वो ज़्यादा बताएगा। यानी कि वस्तु का साइज तो कितना था, 20.48 mm ही था, लेकिन वो साइज कितना बता रहा था, वो जो वस्तु का साइज बता रहा था वो बता रहा था 20.52 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो जीरो एरर है उसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और एरर को निकालने के बाद जो सही रीडिंग है वो इस वाले फार्मूले से ज्ञात कर लेनी है। तो बहुत ही चीज़ें दोनों जो फार्मूले हैं क्या है, इम्पोर्टेंट है, शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित, और ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसको निकालने का जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इन सभी चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि यानी कि निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो निगेटिव जीरो एरर हम लोग देखते हैं। तो ये मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सभी चीज़ें निगेटिव जीरो एरर हम लोग देखते हैं, निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, निगेटिव जो जीरो एरर का क्या होता है, फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, देखिए इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है गोलीय स्केल पर कुल
खाने माइनस गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुणते अल्पतमांक। गुणते क्या हो जाएगा? अल्पतमांक। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव जीरो एरर देखा कैसे हम लोग निकाल रहे थे। पॉजिटिव जीरो एरर में हम लोग देखा कैसे निकाल रहे थे, बस जो यहाँ पे खाना मिल रहा था उससे क्या कर दे रहे थे, अल्पतमांक का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गोलीय स्केल पर कुल खाने जितने रहेंगे उसमें सबसे पहले जो मिलने वाला खाना रहेगा उसको माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अल्पतमांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये जीरो जब आगे निकल जा रहा है तो इसके पीछे कैसा होगा, 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, 46 होगा, 45 होगा, कुछ इस तरीके से खाने होंगे, यानी कि 50 खाने हैं। तो इनमें से कोई खाना जो है डेटम लाइन के यानी कि जो आधार रेखा है उसके क्या होगा, उसके सीध में होगा। तो हम कोई भी मान लेते हैं हम 45वां खाना। तो गोलीय स्केल पर कुल खाने हमने माने 50 और 45वां खाना क्या है, इस जो हमारी आधार रेखा है उसके सीध में है। तो 50 माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, 45 गुणते अल्पतमांक कितना है हमारा, 0.01 हम लोगों ने पहले निकाला ही था। तो यहाँ पर 50 माइनस 45 कर दीजिए, कितना आएगा 5, 5 गुणते 0.01 कितना आ जाएगा, 0.05 mm। तो हमारी यहाँ पे एरर कितनी आ गई, एरर आ गई हमारी 0.05 mm। और ये निगेटिव यानी कि क्या है, निगेटिव जीरो एरर है, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो हम लोग यहाँ पे इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे -0.05 m। ठीक है, तो हमने कितना निकाल लिया ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, -0.05 mm। अब बस हमको क्या कर देना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे फार्मूले में रख देना है। तो ऑब्जर्व्ड साइज यानी कि जो हमारी एरर वाले स्क्रू गेज से साइज आई उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हम लोग कुछ भी नोट कर लेते हैं, 20.32 मान लीजिए हमारी साइज आई। अब यहाँ पे माइनस शून्याङ्क त्रुटि चिन्ह सहित यानी कि निगेटिव चिन्ह सहित जो हमारी शून्याङ्क त्रुटि आई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, -0.05। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 20.32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.05, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, प्लस 5 2 7 3 20.37, यानी कि जो एक्चुअल साइज है वस्तु का वो कितना है, वो है हमारा 20.37 mm। लेकिन जो एरर वाला हमारा स्क्रू गेज था वो कितना साइज बता रहा था, जो हमारा एरर वाला स्क्रू गेज था वो हमारा 20.32 साइज बता रहा था। और मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया था कि अगर निगेटिव जीरो एरर होगी तो जो स्क्रू गेज हमारा रहेगा वो हमेशा क्या बताएगा, कम साइज बताएगा। ठीक है, तो देखिए कम साइज बता रहा था ना, यानी कि सही एक्चुअल साइज क्या है 20.37, लेकिन एरर होने के कारण वो क्या बता रहा था, कम साइज यानी कि 20.32 mm। तो ये सभी पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियर हो गया हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, सभी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी से हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अब आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे, रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ना देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एरर, और लास्ट में देखेंगे नोट्स, यानी कि जो एग्जाम में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेल्डिंग का शुरू करेंगे हम लोग, तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उसके लिए जो अगला क्लासेज है उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि वेल्डिंग का जो चैप्टर है उसको मैं 3-4 लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो सभी जितने वेल्डिंग से जुड़े जितनी भी आपके डाउट हैं सभी क्या हो जाएंगे, सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप लिखिए नोट लिख करके पॉइंट वाइज सभी चीज़ें आप जो है लिखते जाइए। ठीक है,
पहला लिखिए, मीट्रिक वर्नियर, मीट्रिक यहाँ पे माइक्रोमीटर डायरेक्ट लिखिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान बराबर कितना हो जाएगा 0.01 mm। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का जो मान है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 0.01 mm, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 mm। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको कुछ भी दिया रहे तो ये दोनों आपको जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा नोट क्या है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का आपसे पूछा है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है, तो कितना होता है, ये होता है 9/1000 इंच बराबर 0.009 इंच। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में, एक माइक्रोमीटर में, ये मैंने आपको पहले बताया भी था, एक माइक्रोमीटर में पैमाने यानी कि जो में यानी कि मिलीमीटर में जो पैमाना होता है वो किस पर चिन्हित होता है, पैमाने चिन्हित होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, कौन कौन सा ऑप्शन दिया था, बैरल दिया था, थिम्बल दिया था, धुरी दिया था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको दिया था एनविल। ठीक है, तो मैंने भी आपको जो शुरू में कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक माइक्रोमीटर होता है जिसके जो पैमाने चिन्हित होते हैं वो किस में चिन्हित होते हैं, वो होते हैं बैरल पर चिन्हित होते हैं। चौथा नोट लिखिए, चौथा जो नोट है वो है पिच से। ठीक है, पिच क्या होता है तो आप लिख लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। पिच क्या होता है, थिम्बल जब एक चक्कर घूमता है तो उसमें जो हमारा स्पिंडल का जो एक्सियल एडवांसमेंट होता है यानी कि जो अक्षीय उन्नति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा था कि थिम्बल की जो पिच की बराबर होती है थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर, दो चक्कर घुमाने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पिच हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर थिम्बल को घुमाने पर जितना हमारा उसमें स्पिंडल में अक्षीय उन्नति यानी कि एक्सियल एडवांसमेंट होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा पिच होता है। पांचवा नोट लिखिए, ब्रिटिश और मीट्रिक। अब ब्रिटिश आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जो मैंने मेजरमेंट सिस्टम पढ़ाया था, मापन की पद्धतियाँ, उसमें जो FPS सिस्टम होता है यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड जो पद्धति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा CGS सिस्टम होता है यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम यानी कि फ्रेंच पद्धति। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। और मीट्रिक पद्धति सभी को पता है और एक हमारा होता है SI सिस्टम। तो मापन की पद्धतियों में हम लोगों ने जितने भी सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो इसलिए मैं चीज़ें बार बार नहीं बता रहा हूँ। तो ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों को
मापने के लिए, यानी कि हमको क्या करना है, अगर मेजरमेंट करना है ब्रिटिश पद्धति में भी और मीट्रिक पद्धति में भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है समान वर्नियर लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अगर हमको मेजरमेंट लेना है किसमें, ब्रिटिश पद्धति में भी और मीट्रिक पद्धति में भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वर्नियर का उपयोग करके ब्रिटिश में भी मेजरमेंट कर सकते हैं और मीट्रिक में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइक्रोमीटर दोनों के लिए क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, यानी कि उस पर जो सिस्टम होना चाहिए वो अलग अलग सिस्टम से उस माइक्रोमीटर को डिजाइन किया गया रहना चाहिए। तो 5वां नोट हमारा ये हो गया। बढ़ते हैं 6वें नोट्स की तरफ। नोट नंबर 6। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए मैं नोट्स के माध्यम से सभी चीज़ें लिखा रहा हूँ। तो आप भी, अगर आपने नोट्स बनाना अभी भी नहीं शुरू किया, तो फिटर का जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इससे आप एक नोट्स बनाना ज़रूर शुरू करिए, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी चीज़ें लिखिए, कहीं और से भी आपको कोई चीज़ें मिले, यानी कि अदर चैनल से मिले, गूगल से मिले उस चीज़ से संबंधित, तो उन सभी चीज़ों को आप वहाँ पे लिखते जाइए। तो आपको क्या रहेगा, एग्ज़ाम टाइम में आप 2 से 3 दिन में पूरा नोट्स क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अब 2-3 दिन एग्जाम में बचा है, तो आपको मेरा वीडियो या किसी का वीडियो देखने का तो समय नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम समय में जो आपके नोट्स होते हैं, अभी यूपीएससी का 2019 का जो रिजल्ट आया, तो टॉपर वगैरह का आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें उन लोगों के मतलब मेन मोटिव यही रहता है कि हम कितना अच्छा नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम समय में, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस होता है तो सभी चीज़ों का रिवीजन मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से बनाइए, कहीं से बनाइए, बस आप एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं वर्नियर पढ़ा रहा हूँ या स्क्रू गेज पढ़ा रहा हूँ, तो उस टॉपिक से कहीं से भी आपको कोई चीज़ मिले तो पॉइंट वाइज आप सभी चीज़ें लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम समय में आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें, ठीक है। 6वां नोट्स लिखिए। माइक्रोमीटर के पार्ट जो होते हैं वो इनवार स्टील के बने होते हैं, इनवार स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इनवार क्या है, इनवार हमारा एक निकिल का मिश्र धातु है। जब हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ेंगे आगे मेटलर्जी में, तो वहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण, ठीक है। 7वें नंबर का नोट्स क्या है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ होती हैं। 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना होता है 1 इंच में, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में कितना होता है 40। तो ये प्रश्न पूछा गया, ये भी आपको याद रखना है। 8वें नंबर का आप देखिए नोट क्या है, सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जिसमें क्या लगी हो, जिसमें हमारी जो रैचेट स्टॉप है, जो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया, जिसमें क्या हो, रैचेट स्टॉप लगी हो और काम करती हो, ठीक है। जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो वह काम करती हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेफ माइक्रोमीटर, या सेफ माइक्रोमीटर को कहते हैं। 9वें नंबर पर नोट लिखिए, माइक्रोमीटर स्पिंडल में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड
होती है। ठीक है, अब देखिए सिंगल स्टार थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड मैं पढ़ाऊंगा अभी, सुन लीजिए थोड़ा से। सिंगल स्टार थ्रेड क्या होता है कि जब, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए कोई नट है, बोल्ट है, तो बोल्ट को एक चक्कर घुमाने पर वो नट के अंदर अगर अपनी पिच के बराबर दूरी तय करे, यानी कि जितना उसका पिच है उतना ही वो अंदर या बाहर निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्टार थ्रेड। और अगर आपने उसको घुमाया एक चक्कर ही, लेकिन जो उसका पिच है वो उसका दुगना दूरी तय कर रहा है नट के अंदर, जो हमारा बोल्ट है वो उसकी दुगनी दूरी तय कर रहा है जितनी उसकी पिच है उस नट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल स्टार थ्रेड। और अगर पिच का 3 गुना दूरी तय करेगा वो नट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल स्टार थ्रेड। ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्पिंडल में जो सिंगल स्टार थ्रेड होती है, तो ये प्रश्न भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि माइक्रोमीटर स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है, तो माइक्रोमीटर स्पिंडल में सिंगल स्टार थ्रेड होती है। 10वें नंबर पर हमारा क्या आता है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर काम करता है, नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर, और 2 स्केल के अंतर के आधार पर, जो हमारा वर्नियर का सिद्धांत है। जैसे वर्नियर का सिद्धांत में आप लोगों को बताया था ना कि 2 जो हमारी स्केल है उनके अंतर के आधार पर हमारा क्या करता है, वर्नियर का सिद्धांत काम करता है। तो इसी तरह के इस माइक्रोमीटर का सिद्धांत आपको याद रखना है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ग्यारहवें नंबर पर लिख लीजिए, रैचेट स्टॉप का कार्य। रैचेट चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, रैचेट, हाँ दिख रही हैं। रैचेट स्टॉप का कार्य क्या होता है, रीडिंग के लिए, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, रीडिंग के लिए सही दबाव देना। रीडिंग के लिए क्या करना, जो हमारे, मैंने आपको बताया था ना, रीडिंग के लिए न बहुत ज़्यादा कम दबाव, न बहुत ज़्यादा दबाव, न बहुत ही कम दबाव। जब चिट चिट की आवाज़ आने लगे रैचेट से, समझ जाना है कि हमारा एकदम सही परफेक्ट दबाव है। तो रैचेट स्टॉप का कार्य क्या है, रीडिंग के लिए सही दबाव देना। ठीक है, अब एक नोट और है 12 नंबर, उसको मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। इसमें प्रश्न आपसे पूछता है कि अगर धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि है तो हमारा जो क्या होगा। ठीक है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछता है कि जब माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है, थिम्बल की जो जीरो है, थिम्बल पे जो जीरो है वो स्लीव की जो डेटम लाइन है उसके क्या होती है, पीछे होती है। मैंने अभी आपको बताया धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि में क्या होता है, इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पे जो डेटम लाइन है, जो जीरो रहेगा थिम्बल का, वो क्या रहेगा, हमेशा उसके पीछे रहेगा। और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि है तो जो ये थिम्बल का जीरो है वो कहाँ रहेगा, डेटम लाइन से हमेशा आगे रहेगा। तो आप चाहें तो 12 और 13 नंबर के नोट में ये दोनों चीज़ें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये स्क्रू गेज का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अब बहुत से डाउट होते हैं पॉजिटिव जीरो एरर में, नेगेटिव जीरो एरर में कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेशन करें, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और मेरा मेन जो मोटिव है ये यही है कि मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लेक्चर दे सकता था इस पर, हाँ रीडिंग कैसे लें क्या करें, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका वो आपका क्लियर ना हो पाता। तो इसलिए मैं कोई भी लेक्चर छोटी नहीं लेता 10-15 मिनट की। अगर बहुत छोटा टॉपिक है तो उस पर मैं ले लेता हूँ कि हाँ ठीक है छोटा सा टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर छोटा सा लेक्चर बना दिया जाए। लेकिन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, अब स्क्रू गेज पे ही आप देखें तो पूरा आपका स्क्रू गेज वर्नियर पे ही पूरा आपका सभी चीज़ें टिकी हुई होती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और ITI से रिलेटेड कोई अपडेट हो, CTI हो, डिप्लोमा हो, तो सभी अपडेट आपको यहाँ पे, जॉब अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।